हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है अफस्पा को लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि वो नॉर्थ ईस्ट से अफस्पा जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हटा लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। साथ ही साथ वर्तमान गवर्नमेंट पिछले 8 सालों से लगातार कोशिश कर रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अफस्पा लगा हुआ है उसको कैसे करके कम किया जाए। कुछ दिन ही पहले ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि कुछ एरिया जो नागालैंड, असम और मणिपुर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ से हटा लिया जाए, वहाँ से अपस्पा हटाने का फैसला लिया गया था 1 अप्रैल से। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपस्पा को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो आज हम लोग अपस्पा को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। इसकी संपूर्ण हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी निकालने की कोशिश करेंगे अपस्पा का, कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या कहानी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे अपस्पा लाया गया, क्या बेसिक प्रोविजंस है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपस्पा जैसा चीज़ लाना चाहती है तो डीडीए क्या चीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। सब चीज़ें डिटेल से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वैसे मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उतनी ही एनर्जी से पढ़ाऊँ जितनी एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ। चलिए, तो अभी जो हमारे मोदी साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने यूनिटी एंड डेवलपमेंट, पीस, यूनिटी एंड डेवलपमेंट की रैली कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकेगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ कर लिया जाएगा बहुत सारे पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है? उसके अलावा उन्होंने कहा था पिछले लास्ट 8 सालों से हमने कोशिश करी है कि इसको कम किया जाए, जितना हो सके उतना कम लागू किया जाए। साथ ही साथ अब इसको पूरी तरीके से विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? विथड्रॉ कर लेंगे। बहुत विरोध चल रहा था बसपा का। इरोम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इरोम शर्मिला जी का पूरा ज़िंदगी इसी अपस्पा के विरोध में चला गया है। आयरन लेडी कही जाती हैं, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। मणिपुर में जो अपस्पा लगा हुआ था, इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। इनके इनके जो हस्बैंड थे उनका डेथ हो गया था, और लगभग पिछले 20 या 30 सालों से लगातार ये विरोध कर रही हैं जो है अपस्पा कानून का। बस इसीलिए गवर्नमेंट, बहुत इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं और हंगर स्ट्राइक किया है इन्होंने अपस्पा कानून के खिलाफ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, और अब तक नहीं हटा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको हटाने का। साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं जिससे जो पीस एंड डेवलपमेंट है वो स्थापित हो सके, पीस स्थापित हो सके और डेवलपमेंट हो सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, या जो भी रीजन जहाँ पे अफस्पा लगा हुआ है वहाँ पर क्या हो सके, कैसे करके डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए हमेशा से कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी क्रम में अभी असम के कार्बी एंगलोंग और त्रिपुरा, असम के कार्बी आंगलोंग और त्रिपुरा त्रिपुरा के साथ ये एक पीस एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया था, ताकि वहाँ पर स्टेबिलिटी और पीस स्थापित हो सके। ठीक है? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट लगातार कर रही है। आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि अपस्पा क्या बला है और ये कैसे आया। देखिए, एक प्रकार का एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, जिसके तहत जो इंडियन आर्म फोर्सेस होती हैं, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, या स्टेट की या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर दिए जाते हैं, जिनको पार्लियामेंट इस एक्ट के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करते हैं। सपोज कीजिए कि एक ये कोई राज्य है, इस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी हैं, ठीक है, या माओवादी हैं जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो उन्होंने इस एक्ट के तहत इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया। अब जैसे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया, वैसे ही यहाँ पर जो इंडियन पुलिस फोर्सेस हैं, या स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, या इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गए, जिसके तहत वो शूट एट साइड कर सकते हैं, मार सकते हैं, अगर किसी का जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है? उसके अलावा किसी भी घर की छानबीन कर सकते हैं, किसी भी संपत्ति को गिरा सकते हैं। बहुत सारे पावर दिए गए हैं, अंधाधुंध पावर दिए गए हैं, जिसके चलते इसका मिसयूज़ भी हो जाता है, और बहुत सारे मिसयूज़ के केसेस आए हैं।
और बहुत विरोध हुआ अपस्पा का कि भाई कोई मान लो कोई अब पैरामिलिट्री फोर्स में तो कोई ऐसा तो है ना सुपर ह्यूमन हो गया, उनके भी अंदर भी बदले की भावना रहती, तो कोई कुछ भी थोड़ा बहुत बोल दिया तो तुरंत बदले की भावना आ गई और उस पर गोली चला दिए, या शक के बिना पे बहुत लोगों को गोली चला दिए। इस चक्कर में बहुत विरोध हुआ इस अपस्पा एक्ट का। इरोल शर्मिला जी इसी को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रही थी। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्या था अपस्पा एक्ट को? मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इसका मेजर एम था। अभी फिलहाल अपस्पा को अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। आइए बात कर लेते हैं क्या है अपस्पा। देखिए इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्मी, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को शूट टू किल, मार देने के लिए शूट कर सकते हैं, किसी घर का सर्च कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई प्रॉपर्टी जिनमें उनको लगता है कि वहाँ पर इंसर्जेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है वो घर या वो एरिया, और उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ध्यान दीजिए ये सारे पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, उसको ये सब सारी चीज़ कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, घर की तलाशी ले सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई उनको लगता है, सिर्फ लगता है, यहाँ पे पॉइंट लगता है भर, लगता है कि इसको मार देना चाहिए, वो मार दिया, खटाक से खत्म कहानी। ठीक है, क्यों किस परिस्थिति में इन्वोक किया जाता है? लगता है केस ऑफ मिलिटेंसी बढ़ रहा है, इंसर्जेंसी का केस बढ़ रहा है, तो उसके बाद तुरंत जो है लगेगा कि भारत की इंटीग्रिटी प्रभावित होने वाली है, तो तुरंत अपस्पा लगा दिया। किसी भी इंसान को सिक्योरिटी फोर्स अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। ठीक है, जो चाहे वो कमिट किया है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, या कमिट नहीं किया, अबाउट टू कमिट करने का सोचा भी है, रीजनेबल सस्पेक्शन के आधार पर कि हाँ भाई उनको लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हाँ भाई ये सस्पेक्ट हो सकता है, टपाक से उसको अरेस्ट कर लेंगे। और अगर अरेस्ट करने के लिए वो मानता नहीं है तो उस पर गोली चला देंगे और उसको मार देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये एक्ट लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डिस्टर्ब एरिया में जो अपॉइंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको, कि अगर आप ऐसे किसी इंसान को मार देते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो यानी कि लीगल इम्यूनिटी मिला हुआ है इस प्रकार के फोर्सेस को, तो ये बहुत भयंकर बात है। इसके चलते बहुत लोग मिसयूज़ कर जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा जस्टिफाई करती है इसको कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन अब हो रहा है या किसी इंटीग्रिटी के साथ प्रभावित हो रहा है, तो इसके चलते विरोध बहुत चलता है अपस्पा कानून का। अब बात कर लेते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या कहानी थी। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बात समझने में आपको कोई तकलीफ़ हुई है। अगर होती है कोई चीज़ समझ नहीं आता है, तो मैंने पहले भी कहा है, हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। साथ ही साथ अगर आपको अनअकैडमी पे हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है, ठीक है, अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री की क्लासेस, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस आपको मिलेंगी। आप टी 100 करके कूपन कोड है जो नीचे स्क्रॉल में चल भी रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि हाँ आपने यूज़ किया है। खैर ये तो रहा प्रमोशनल बात। अब आते हैं टॉपिक पे लौट के, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पे आते हैं और अपस्पा क्या बात करते हैं। कहानी क्या थी प्री इंडिपेंडेंस में? क्या आज़ादी से पहले ऐसा कुछ था? जी हाँ, बिल्कुल था। बहुत सारी चीज़ें हमने आज़ादी से पहले ही सीखी हैं, इसलिए हमेशा हिस्ट्री याद रखनी चाहिए कि हमारा हिस्ट्री ये था, हमारे साथ ये हुआ था, तुम याद रखेंगे बबुआ, मिलोगे ना तुमको हम बताएंगे। ऐसा वाला रिवेंज वाला मामला नहीं है, बट फिर भी इतिहास याद रखी जाती है और उसी के आधार पर फ्यूचर गढ़ा जाता है। खैर, इसलिए हमेशा याद रखो कि पिछले अटैम्प्ट में क्या गलती करी थी। होता है कई बार अटैम्प्ट देते चले जाते हैं, ये भी नहीं चेक करते हैं कि नंबर कितना आया था, क्वेश्चन पेपर भी ठीक से नहीं मिलाते हैं। ठीक है, फिर अगला अटैम्प्ट और अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको पिछला इतिहास अपना देखना चाहिए कि हम क्या करके आए हैं। चलो अब बात कर लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था। देखो वायसराय थे लिनलिथगो, ठीक है,
और लिन लिथगो के सामने थे गांधी, नेहरू, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे थे। 1942 की बात है, देख रहे हो 1940 के आसपास कितना ज़बरदस्त स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, हाँ? ज़बरदस्त तरीके से गांधी, नेहरू, मोतीलाल सॉरी ये जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे, सब लोग एकदम साथ में आ गए थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन, अब इसको दबाना था इनको, तो लिन लिथगो लाए कि भैया एक काम करो, आर्म फोर्सेस लो, एक लाइसेंस देते हैं आपको। का चीज़ का लाइसेंस? लाइसेंस देते हैं मार देने का। जो लोग जो इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको जाओ धड़ाम से मारो, गोली उड़ जाए एक तरफ से। ये एकदम पावर दे दी, एक्टिव पावर दे दी इनको। समस्या तब खड़ी हुई कि जब गांधी जी ने, अब देखो यहीं पे गांधी जी की जो क्रीम चीज निकल के आती है, गांधी जी ने कहा भैया काहे लिए मारोगे, हम कहाँ हम हाथ हथगोला चला रहे हैं, कहाँ हम बंदूक चला रहे हैं, हम इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कित तक मारोगे तुम, कैसे मार दोगे? ये बहुत चालाकी बात थी, वरना इन लोगों को पावर तो बहुत मिला हुआ था, एकदम धड़ाधड़ गोली मार देते, इनके पास असलहा बारूद बहुत था, मार के उड़ा देते, धजिया खोड़ देते। बट गांधी जी बहुत दिमागदार इंसान थे, उन्होंने ऐसा हथियार अपनाया ना कि ये मार भी ना सकें। मारोगे तब ना जब हम परेशान करेंगे तुमको, हम परेशान भी नहीं करेंगे, ऐसा मारेंगे कि आपको चोट भी लगे और बरती भी ना दिखाई दे, ठीक है? ऐसा कहानी किया गांधी जी ने। तो अब देखो लिन लिथगो साहब ने एक एक्ट बनाया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस जारी किया 1942 में, अध्यादेश। और ये पार्सली, ये सॉरी प्रैक्टिकली ये क्या किया, जो आर्म फोर्सेस थे, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, उनको एक लाइसेंस दे दिया मार देने का, जब उनको लगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट। तो एक यही ऑर्डिनेंस आया था, चाहोगे तो आप कोट कर सकते हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942। अब कहानी आती है आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। कहानी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कैसी रही, चलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 3 कानून। अपस्फा एकदम सीधे नहीं आ गया था अपस्फा एक्ट, ठीक है? 3 कानून थे, 3 कानून को एकदम मिक्स करके अपस्फा जैसा कानून बना दिया गया। तो 3 कानून कौन से थे? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर असम एंड मणिपुर, पहले असम एंड मणिपुर में लगाना था, 1958 में आ गया। असम एंड मणिपुर उनको लगा कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, कर देते हैं, लगाते हैं, लगा दी सी लोग, कातीच लगा दी, 1958 का एक्ट ला दी, ठीक है? जब ये एक्ट आ गया तो क्या होगा, जाहिर सी बात है असम और मणिपुर में स्पेशल पावर मिल जाएगा आर्म फोर्सेस को। अब एक एक एक्ट नहीं खोल के देखते, क्योंकि एक्ट खोलने बैठेंगे तो फिर एक्ट ही नहीं खत्म होगा और हमारे काम का भी नहीं है। जो मेजर मेजर बात है मैं भी हम आपको निकाल के क्रीम क्रीम बात दे दूंगा, ठीक है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट असम एंड मणिपुर में आ गया भाई। अब इसके बाद क्या हुआ, द एक और आया 83 में, आया एक और एक्ट लाया गया 83 में का, द आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट। चंडीगढ़ और पंजाब में लगा कि अब हाथ से निकल रहा है ही, तो क्या करेंगे, डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के लिए स्पेशल पावर यहाँ लगा दी। उसके बाद आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर में आ गए। 1990 में लगा कि यहाँ कहानी
माफ़ कीजिएगा अगर कुछ बीच में स्क्रीन बंद हो गई हो क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया था। तो फिर से स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो हम कहाँ पे थे? आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में कहानी जब बिगड़ने लगी तो यहाँ के लिए भी स्पेशल पावर एक्ट ला लिया गया। भैया आप रुको, हम तुम्हारे लिए भी स्पेशल पावर लेके आ रहे हैं। क्या किया गया यहाँ पे? आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट 1990 ला लिया गया। 58 में आया, 83 में आया जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 90 में ला लिए। 3 ठो आर्म फोर्सेस लेके आए। अब इसमें जो प्रोविजन रखा गया वही प्रोविजन अफस्पा में है। ठीक है, तो जो 1990 में अफस्पा में बनाया गया, क्योंकि मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी एक्टिविटी बहुत बढ़ गया था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ला लिया गया कुछ प्रोविजंस। देखो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा पावर है जिस पावर के तहत वो तुरंत एकदम अफस्पा लगा देते हैं किसी भी एरिया में। 3 एरिया हमने 6 एरिया देखा हमने, काहे लगा देते हैं तुरंत। आर्टिकल 355 कहता है, देखो संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट सुनो हमारी बात। क्या बात? 355 के तहत हमने तुमको पावर दी है। क्या पावर दी है? कि अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, 1 मिनट कलर बदलने इसका, अगर कहीं इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उससे बचाओ एवरी स्टेट को, हर एक स्टेट को। यूनियन गवर्नमेंट, ये आपकी ड्यूटी है कि हर स्टेट के को बचाओ अगर कहीं इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है तो डिक्लेयर कर दे ऐसे एरिया को डिस्टर्ब एरिया और इनेबल किए वहां आर्म फोर्सेस टू एक्सरसाइज स्पेशल पावर्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आर्टिकल 355 ये पावर दे देता है इनको। तो कहते हैं अरे वाह, मिल तो गवा हमको पावर। जब पावर हमको मिल गवा है तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत के तुरंत उठेंगे और अफस्पा लगा देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? अफस्पा बना दी। ठीक, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब अफस्पा लगाया, अब देखो कुछ उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लो। जैसे कि गवर्नर ऑफ स्टेट इशू कर सकता है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, गैजेट ऑफ इंडिया में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिप्लॉय आर्म फोर्सेस फॉर असिस्टिंग सिविलियन अथॉरिटी। तो उस जब गजट में इशू करेंगे तब सेंट्रल गवर्नमेंट उठेगा और अथॉरिटी, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कि डिप्लॉय कर देगा आर्म फोर्सेस, जिससे क्या हो? सिविलियंस का राइट प्रोटेक्ट हो। और जब भी एक रीजन डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाता है ना, तो कम से कम मिनिमम 3 महीने तक यथास्थिति मेंटेन करनी होती है। ऐसा कहता है डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1976। अगर कहीं पर आपने किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया इस आर्टिकल 355 के तहत, तो आप एटलीस्ट वो चीज़ आप 3 महीने के लिए तो कम से कम आप लगाइए। उसके अलावा 6 महीना 8 महीना लगाते रहिए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। मिनिमम 3 महीना आप लगा के रखेंगे, ही नहीं कि 1 महीना लगा के छोड़ दिया। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1976 कहता है। बात बहुत ध्यान से याद कर लो हमारी ये बात। ठीक है, ये बात हमारी याद कर लो, 1976। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कैन सजेस्ट वेदर एक्ट इज रिक्वायर्ड टू इन्फोर्स्ड और नॉट। स्टेट गवर्नमेंट के सजेस्ट कर सकती है कि भाई जो एक्ट आप लगाने जा रहे हो लगाओ या ना लगाओ, ऐसा सजेस्ट कर सकती है। देयर इज ओनली सजेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, नॉट कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ भाई नो कंपल कर रहे हैं कि भैया नहीं लगाओ ही। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सजेशन दिया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर ओवर रूल कर सकते हैं। ओपिनियन कैन बी ओवर रूल्ड बाय द गवर्नर और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बात समझ में आई? आगे होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो 76 वाला एक्ट था, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, कहाँ था? यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट, इसकी बात कर लेते हैं। क्या भला है भाई डिस्टर्ब एरिया एक्ट? आओ समझते हैं, इसका भी धागा खोला जाए। डिस्टर्ब एरिया एक्ट इनिशियली प्रोमोगुलेट किया गया था कहाँ पर? नागालैंड में। कब? 1955 में, नागा अपराइजिंग को दबाने के लिए। और इसको मिनी अफस्पा कहा जाता है।
ये प्रोवाइड करता है सेम पावर जैसे कि आर्म फोर्सेस को अपस्पा के तहत मिलता है। अगर कहीं किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत घोषित किया गया है डिस्टर्ब, तो ये इसमें जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको पूरा पावर वैसे होता है जैसे अपस्पा के तहत होता है। डिफरेंस दोनों में क्या, अपस्पा और डीएए में क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट लागू कर सकती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर कह सकते हैं, और लागू सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, अपस्पा सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट। तो ये नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ऑफिशियल गजट निकाल देंगे और डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत। करंट स्टेटस ऑफ अपस्पा एंड डीडीए इन वेरियस स्टेट। हम पूरे स्टेट की बात नहीं करेंगे, कहाँ पे लगा है कहाँ पे नहीं लगा है। बहुत सारा एरिया है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ लगा हुआ है। हम बात करने वाले एक स्पेसिफिक स्टेट जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने बताया कि 1990 में कहानी शुरू हुई थी, एक स्पेशल एक्ट लाया गया था 1990 में, जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया। होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस सभी मैटर जो रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जितने भी मैटर। और एक बात बता दूं, बहुत लोग सोचते होंगे कि जम्मू कश्मीर जब अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख और वो, तो क्या अपस्पा नहीं हटाए, क्या हटा दिए?